तो हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ रहे थे। जुलाई 2024 की पॉलिटी की जो मैगज़ीन है, विज़न की मंथली मैगज़ीन है, उसको पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक कर लिए थे, 5 टॉपिक। इसमें ना ये इतने टॉपिक हम लोग के हो गए थे। जैसे हम लोग जो मैगज़ीन है उसका पॉलिटी वाला पोर्शन कर रहे थे, राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसके हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर होगा। तो जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने विशेष पैकेज एंड स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा को अध्ययन किया था, और उसके बाद दूसरे लेक्चर में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत और फ्रांस का संविधान, नेपाल में प्रधानमंत्री का चुनाव, ये 5 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग को इस टॉपिक में, इस लेक्चर में संक्षिप्त सुर्खियां पढ़नी थी। तो इनमें जैसे कैबिनेट समितियां पढ़ना है, संवैधानिक नैतिकता, नीति आयोग का पुनर्गठन, अनुच्छेद 341, राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा विधेयक पारित को स्वीकृति देने से मना किया। तो इसी टाइप की जो ये है, आज पॉलिटी को डीम्ड करेंगे। मतलब जो मंथली मैगज़ीन है उसका जो जैसे 10 टॉपिक हम लोगों ने देखा था, तो उसमें से जो पहला टॉपिक था ये राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये पहला टॉपिक था। तो इसके हम लोगों ने आधा कर लिया, जो बचा हुआ आज इसको कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो अब जिन्होंने लोगों ने भी मेरी पहली और दूसरी लेक्चर फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा है, वो लोग उसको देख के कंप्लीट कर लें। देन इसके बाद आगे की लेक्चर देखें। उन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके भी इजीली तरीके से देख सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें ये हो गया था, विशेष पैकेज फर्स्ट टॉपिक ही था। देन उसके बाद स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, ऑडिटिंग के बारे में जो न्यूज़ थी जो गुजरात से संबंधित थी, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एंड देन थर्ड टॉपिक में हम लोगों ने केंद्रीय अन्वेषण और ब्यूरो को देख लिया था, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया को। एंड देन उसके बाद भारत और फ्रांस का संविधान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फोर्थ चैप्टर जो था टॉपिक था, फिफ्थ चैप्टर नेपाल में प्रधानमंत्री का चुनाव, जो श्री के शर्मा ओली जो है प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। तो अब हम लोग यहाँ संक्षिप्त सुर्खियाँ, इस वीडियो में संक्षिप्त सुर्खियाँ देखेंगे, छोटी छोटी हैं, इनको हम लोग करके आज पॉलिटी को ख़त्म करते हैं। पॉलिटी मतलब जुलाई महीने में जो राज्य व्यवस्था से संबंधित न्यूज़ थी, उनको हम लोग आज एंड करेंगे। तो इसमें पहला है कैबिनेट समितियां। आप लोग जानते होंगे कि संसद के लिए संसदीय समिति अलग है, संसदीय समिति होती है। ऐसे ही कैबिनेट के लिए कैबिनेट समिति होती है। कैबिनेट समिति, कुछ स्थायी समितियां होती हैं, कुछ तदर्थ समितियां होती हैं। तदर्थ समितियां मतलब अस्थायी समितियां जिनको स्पेशल प्रोविज़न के लिए बनाया जाता है, और स्थायी समितियां होती हैं जो परमानेंट रहती हैं, 5 साल 4 साल के लिए उनका कार्यकाल, निश्चित कार्यकाल होता है, फिर उनको गठित किया जाता है। किसी का 1-1 साल का होता है, तो 1-1 साल में हर साल गठित होती है, लेकिन वो स्थायी होती है। तो इसमें कैबिनेट समितियों के बारे में इसमें पढ़ना है, कैबिनेट कमेटी। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है, तो इसको देखते हैं कि जो केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने 8 कैबिनेट समिति गठित की है, कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में। समितियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है, और समिति गठित करता कौन है, ये सारी चीज़ें, इसमें मेंबर कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनके कार्यकाल कितना होता है, सारी चीज़ें। तो इसमें पहला कहता है कि ये समितियां भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 में एक नियम बना था, तो उसमें इसके तहत इसमें समितियों को गठित किया जाता है। मतलब जो कैबिनेट समितियां हैं वो भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशिष्ट क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति प्रणाली का उपयोग करता है। जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग के यहाँ जो लोकतंत्र है, इसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, उनका ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन रखते हों, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं।
तो उनका ज़रूरी नहीं कि उनका पढ़ा होना या कुछ ऐसा कुछ, तो इसलिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र में जैसे आईएएस अधिकारी होगा या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह या जो अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होता है उनकी सहायता ली जाती है। किसी जैसे मान लो साइंस टेक के क्षेत्र में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन या नियम अधिनियम बनाना है, तो उसके लिए अपना जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोग थोड़ी ना साइंस के बारे में पढ़े रहे होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सच में पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कुछ लोग का नहीं होता है। लोकतंत्र में सब हर देश में ऐसा होता है, इंडिया भर में नहीं है। तो उसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो मेंबर होते हैं उनकी सहायता ली जाती है, तो उनको सहायता के लिए एक समिति बनाई जाती है। तो वही यहाँ बात की गई है। तो निम्नलिखित विषयों पर कैबिनेट समितियां गठित की जाती हैं। तो इनमें एक क्षेत्र दिया है कि इस सेक्टर में समिति गठित की जाती हैं। तो अभी तो केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समिति गठित की है। तो सेक्टर देखते हैं नियुक्ति के संबंध में, जैसे अगर किसी भी मेंबर का, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की वो करने के लिए एक समिति गठित की जाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष का नेता और ये होते हैं। तो ऐसे ही हम लोग जैसे ना वित्त आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, जैसे यूपीएससी कमीशन के जो मेन आयोग अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए कमेटी बनाई जाती है। तो इसी टाइप के कुछ सेक्टर है। तो नियुक्ति के संबंध में अगर एक समिति बनाई जाती है, जैसे आवास के सेक्टर में, आर्थिक मामले में, संसदीय मामले में, राजनीतिक मामले में, सुरक्षा, निवेश और समृद्धि, कौशल रोजगार और आजीविका। इसमें कितने दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर में, और 8 सेक्टर में अभी 8 कमेटियां बनी हैं, है ना। नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामले, संसदीय मामले, राजनीतिक मामले, सुरक्षा, निवेश और समृद्धि, कौशल रोजगार और आजीविका। नियुक्ति, आवास, आर्थिक मामले, संसदीय मामले, राजनीतिक मामले, सुरक्षा, निवेश और समृद्धि, कौशल रोजगार, आजीविका, इन सेक्टर में समिति गठित की जाती हैं। अभी जो केंद्र सरकार ने 8 समिति गठित की है, इन्हीं सेक्टर में गठित की है। तो राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इनको याद रखना है कि जो कैबिनेट समिति होती है उनमें जो राजनीतिक मामलों की समिति होती है, आर्थिक मामलों की समिति होती है और नियुक्ति समिति होती है, उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। तथा संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। याद रखना है कि राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और संसदीय समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, याद रखना। तो इसमें बस इतना ही था, जो कैबिनेट समिति के बारे में जो सुर्खियां रही हैं इतना ही था। आगे अब दूसरा टॉपिक आता है संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। हम लोग इसको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कुछ संवैधानिक रूप से नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में बताया है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि भारत में विविधता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि भारत में विविधता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। संवैधानिक नैतिकता में संवैधानिक मानदंडों का पालन करना शामिल होता है। मतलब संवैधानिक नैतिकता क्या है कि जो संवैधानिक प्रावधान है उसको आप मानो, रूल्स एंड रेगुलेशन है मानो, ऐसा नहीं कि किसी के अपने क्षेत्र का उसका आप अतिक्रमण कर रहे हो। जैसे हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर में देखा था कि जो सीबीआई का केंद्र सरकार राज्य में अतिक्रमण करती है, जैसे पश्चिम बंगाल ने ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो केंद्र सरकार है वो हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। तो इसमें यही बताया गया है संवैधानिक मोरालिटी में कि कोई एक दूसरे का अतिक्रमण ना करे, अपने अपने क्षेत्र पर रहे, जिससे कि संवैधानिक शासन को लागू किया जा सके। तो ये संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में संवैधानिक मानदंडों का पालन करना शामिल है। यह संवैधानिक मानदंडों का आशय केवल संविधान में लिखे गए शब्दों का ही पालन नहीं है, बल्कि इनके उद्देश्यों यानी इनकी वास्तविक भावना का भी पालन करना। तो संविधान में बहुत चीज़ें डायरेक्टली मेंशन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि उद्देश्य के रूप में हमको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के समझ आता है कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। तो डायरेक्टली नहीं लिखा रहता कहीं, तो वही संवैधानिक नैतिकता की बात करता है कि हमको उसके उद्देश्य यानी इसकी वास्तविक भावना को भी
समझना चाहिए, उसके अनुसार काम करना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता वास्तव में संविधान की शाब्दिक व्याख्या से आगे जाकर संप्रभुता, सामाजिक न्याय, समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता को भी शामिल करती है। संप्रभुता, सामाजिक न्याय, समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता को भी शामिल करती है। संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोर्ट ने किया था। उन्हें स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता के प्रतिबंधों के बीच संतुलन पर जोर दिया था। उन्होंने स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के बीच संतुलन पर जोर दिया था। इसके तहत नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने के साथ साथ उनकी आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा किसने बोला था? संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे ने किया था। उन्होंने स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के बीच संतुलन पर जोर दिया था। इसके तहत नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने के साथ साथ उनकी आलोचना करने का भी अधिकार देता था। अब देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक मोरालिटी के बारे में क्या कहा है। संविधान सभा की जो बहस हुई थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान में संविधान के सुचारू रूप से काम करने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। ऐसा हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान है उनको अगर सुचारू रूप से काम करना है तो संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। हालांकि यह कोई स्वाभाविक या प्राकृतिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया द्वारा विकसित होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं कि एक दिन विकसित की सकती, इसको सतत रूप से डेली बेसिस पर विकसित की जाती है। संवैधानिक नैतिकता प्रशासन के स्वरूप और संविधान के स्वरूप के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद होता है। जैसे कि संविधान के स्वरूप को बदले बिना प्रशासन के स्वरूप और संविधान के स्वरूप के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद होता है, तो जैसे कि संविधान के स्वरूप को बदले बिना केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर संविधान की भावना की उपेक्षा की जा सकती है। इस तरह संविधान को कमजोर किया जा सकता है। ये नैतिकता का पालन ऐसे बोल रहा है कि ऐसे नहीं है जैसे कि अब मान लो कि संविधान के स्वरूप को आप मत बदलो, बोलो कि मैं संविधान का पालन कर रहा हूँ, संविधान को नहीं बदलो और प्रशासन के स्वरूप को ही बदल दो। मान लो जैसे हमारे क्षेत्र मान लो मानवाधिकार है, कहता है कि हमारा जो मानवाधिकार है कुछ नैतिक जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। अब मान लो पुलिस के द्वारा मान लो जैसे लाठी चार्ज किया जाता है, तो लाठी चार्ज किया जाता है या कुछ भी प्रताड़ना दी जाती है, या जब हमारे कैदियों को ले जाया जाता है या जब इम्प्रिजनमेंट होता है किसी का, तो पुलिस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मानवाधिकार के खिलाफ होता है, तो यही बोलता है कि अगर प्रशासन में आप बदल दो, बोलो हम संविधान नहीं बदल रहे हैं, संविधान का पालन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के स्वरूप को बदल दो, तो इससे फिर नैतिकता कहाँ है? तो यही बोल रहा है कि स्वरूप के साथ, संविधान के साथ साथ उसके स्वरूप के बीच एक संबंध होता है जिसको आपको बनाए रखना है। यही संवैधानिक नैतिकता की बात करता है। इसलिए उन्होंने संविधान में ही प्रशासन के स्वरूप को तय करने का समर्थन किया था। संवैधानिक नैतिकता से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान। मूल अधिकार संवैधानिक नैतिकता से ही संबंधित है, क्योंकि नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अपने राज्य में कुछ अपनी जो खुद का विकास के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये राज्य द्वारा अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ नागरिकों के अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? राज्य द्वारा अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ नागरिकों के अधिकार है। मतलब राज्य कोई भी काम अपने मनमानी तरीके से नहीं कर सकता, इसलिए उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए, मनमानी तरीके से रोकने के लिए हमारा संविधान हमको मौलिक अधिकार देता है, जिसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं। और हम लोग जानते हैं अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 31 एंड आर्टिकल जिसमें इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का देता है आर्टिकल 31 एंड इसको हाई कोर्ट के पास भी मूल अधिकार के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। तो इसमें भी आर्टिकल है। मूल कर्तव्य ये देश के नागरिकों के, आप लोग को इसको आर्टिकल बताना है कि कौन से आर्टिकल में हाई कोर्ट को दिया गया है। आर्टिकल 265 के अराउंड कुछ है, मूल 226, हाँ अनुच्छेद 226 है, याद रख लो। अनुच्छेद 226 जो है वो हाई कोर्ट को देता है
अधिकार कि वो मूल अधिकार से संबंधित कोई भी व्यक्ति उसमें जा सकता है। आर्टिकल 31 सुप्रीम कोर्ट को देता है अधिकार कि वो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास हमें जाने का अधिकार होता है। मूल कर्तव्य, ये देश के नागरिकों के राष्ट्र के प्रति 11 कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य देश के नागरिकों के राष्ट्र के प्रति 11 कर्तव्य हैं। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, एक होता है पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन ऑफ पावर, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, और एक होता है शक्तियों का विभाजन। तो जो संघवाद होता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बोलते हैं शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर। एंड सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य आपस में जो सामंजस्य होता है उसको बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करना, विधायिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करना आदि शामिल है। संवैधानिक नैतिकता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या देते हैं? कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है संवैधानिक नैतिकता पर। कृष्णमूर्ति बात 2015 में कि इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि स्वशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बात 2018 में कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यपालिका की किसी भी कार्रवाई को निरस्त करके संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य को दोहराया था। नवतेज सिंह जौहर बात 2018 में कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को गैर आपराधिक घोषित करके, जो समलैंगिक संबंध होते हैं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगली कर दिया था कि गैर आपराधिक घोषित करके सामाजिक नैतिकता की तुलना में संवैधानिक नैतिकता को वरीयता देते हैं। सामाजिक नैतिकता की तुलना में संवैधानिक नैतिकता को बढ़ा देते हैं। क्या बोलता है कि संवैधानिक नैतिकता की तुलना में सामाजिक नैतिकता की तुलना में संवैधानिक नैतिकता की वरीयता देते हैं। मतलब सामाजिक नैतिकता को ज़्यादा फोकस न करके संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। संवैधानिक नैतिकता के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस QR कोड से साइन कर सकते हैं जिसमें कि विजन ने दिया हुआ है, वहाँ से अच्छी तरह से। और अगर डिटेल चाहिए, बस इतना क्या करना, संवैधानिक नैतिकता से संबंधित कुछ मेंस का पॉइंट ऑफ है, प्रीलिम का कोई मतलब नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे कि नीति आयोग का पुनर्गठन, तीसरा टॉपिक हमारा है नीति आयोग। नीति आयोग का पुनर्गठन, नीति आयोग का पुनर्गठन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2014 से पहले एक योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। नीति आयोग ये एक थिंक टैंक है, ये एक सरकार का थिंक टैंक है जिसमें योजना, रूल्स एंड रेगुलेशन, योजना बनाई जाती है, उसको फिर ये कार्यपालिका को सलाह देता है। कार्यपालिका इसके कुछ सलाह मानती है, नहीं मानती, बाध्य नहीं होती है। तो इसको देखते हैं हम लोग कि नीति आयोग को जब पुनर्गठन हुआ, कि नीति आयोग का पुनर्गठन इस साल जून में नई सरकार के गठन के बाद किया जाना प्रस्तावित था। नीति आयोग का पुनर्गठन इस साल जून में नई सरकार के गठन के बाद किया जाना प्रस्तावित था। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को छोड़कर आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है। मतलब जो नीति आयोग का कार्यकाल है ना, वो 5 साल के लिए, कह सकते हैं ना कि मतलब 5 साल निश्चित नहीं है। मतलब ये है कि एक सरकार आएगी तो जब तक उसका कार्यकाल रहेगा तब तक नीति आयोग बनी रहेगी। तो अब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सरकार का, देखो ना, यह सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब यहाँ योजना बनाई जाती है। यह सरकार का एक थिंक टैंक है। इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन योजना आयोग की जगह किया गया था। बताया ना, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को गठित किया गया था। और ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि जो नीति आयोग है ये संवैधानिक नहीं है, ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है। आप लोग को पता होगा ना वैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर होता है। ये नीति आयोग एक गैर संवैधानिक है ना।
नीति आयोग एक गैर संवैधानिक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि अध्यक्ष इसके कौन होते हैं। तो इसके अध्यक्ष, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और इसके शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल होते हैं। इसकी संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें बात कर दिया प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री तो इसके अध्यक्ष ही होते हैं। सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मतलब 28 राज्य जो हैं, और जो 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी है, तो यहाँ पे जो विधानसभाएं हैं वहाँ के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, जहाँ विधानसभा नहीं है जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, वहाँ जो उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और पदेन सदस्य होते हैं, मतलब उपाध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग, विशेष आमंत्रित सदस्य, कुछ लोग बाहर से भी बुलाए जाते हैं स्पेशलाइजेशन के तौर पर। तो पदेन सदस्यों में कौन शामिल होता है? पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं, मतलब 4 से कम ही होंगे लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। और विशेष आमंत्रित सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर्स शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, अगर हम देखा जाए रीजनल काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, इनका काम एक से अधिक राज्य, क्षेत्रीय परिषदें क्या होती हैं? इनका काम एक से अधिक राज्य या किसी एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आकस्मिकताओं का समाधान करना है। क्षेत्रीय परिषदें क्या करती हैं कि इनका जो उद्देश्य होता है वो एक राज्य या एक राज्य से अधिक क्षेत्रों में या एक राज्य के किसी स्पेशल क्षेत्र में कोई भी आपदा या कोई भी समस्या है तो उसके बारे में इसको समाधान खोजती है क्षेत्रीय परिषद। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, सीईओ, तो इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसे एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग को जो सीईओ होता है, जैसे इसके पहले अभिकांत दास जी थे, तो अमिताभ कांत जो थे मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अभी सीईओ जो हैं इसके, इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब सीईओ को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसके पहले जो थे, अभी दूसरे हैं, लेकिन इसके पहले जो थे अमिताभ कांत जी थे। अभी क्या कहते हैं, नीति आयोग के निम्नलिखित 2 प्रमुख कार्य हैं। नीति आयोग के मेन 2 कार्य बता रहा है कि देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अपनाने का पर्यवेक्षण और निगरानी करना। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पर्यवेक्षण और उसकी निगरानी करने का काम जो है वो नीति आयोग का है। दूसरा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना। प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना नीति आयोग के मेन 2 काम ये बता रहा है। कहता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का उसका पर्यवेक्षण और निगरानी करना। दूसरा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ाना है। ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स का VVIMP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां नीति आयोग से संबंधित आ जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, इसको ध्यान रखना। सहकारी संघवाद की चर्चा की है तो हम लोग यहाँ समझेंगे तो प्रतिस्पर्धी संघवाद या सहकारी संघवाद ये सब क्या होते हैं। तो यहाँ पहले तो भारत के विकास एजेंडे में नीति आयोग की भूमिका क्या होती है। तो एक तो सहकारी संघवाद की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे, सहकारी संघवाद का क्या मतलब होता है। इसके बाद हम लोग प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब समझेंगे, क्षेत्रीय और क्षेत्रवाद। ठीक है, सहकारी संघवाद, नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडे की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लाता है। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास एजेंडे की दिशा में काम करने के लिए राज्यों को टीम इंडिया के रूप में एक साथ लाता है। इस प्रकार यह भारत सरकार के लिए सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। चूंकि नीति आयोग में भारत का प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त अधिकतम 4 पदेन सदस्य, सभी राज्यों के उप मुख्यमंत्री और प्लस सभी जहां विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में वहां के मुख्यमंत्री, और जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है वहां के उपराज्यपाल या वो शासक होते हैं। तो ये सब जब एक साथ बैठते हैं तो हमारी ये टीम इंडिया बनती है और भारत के विकास के क्षेत्र में एक अच्छा बेहतर प्रयास है। ये बढ़िया डिसीजन लेने
के लिए। तो यही सहकारी संघवाद है। और प्रतिस्पर्धी संघवाद में पारदर्शी रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक आदि है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक आदि है। क्षेत्रीय और क्षेत्रक बार उपाय, क्षेत्रीय और क्षेत्रक बार उपाय जैसे केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम, केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम प्रोजेक्ट 7E सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, 7E सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। ये बढ़िया प्रोजेक्ट 7E मतलब सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, बढ़िया इनिशिएटिव है। हम लोग अब आर्टिकल 341 के बारे में देखेंगे। 14 हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 341, आर्टिकल 341। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो राज्य होते हैं वो अनुच्छेद 341 के तहत जारी अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के बिहार सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मतलब अनुसूचित जाति में जो आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय उनको शामिल नहीं कर सकते। आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए तो ऑलरेडी जैसे EWS हो गया, OBC हो गया, जैसे OBC वाला आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए नहीं होता है, वो अदर बैकवर्ड क्लास जो होता है वो सामाजिक और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास होते हैं उनके लिए होता है। और जैसे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसके लिए EWS है। तो कहता है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय है ना, उनको आप अनुसूचित सूची में, अनुसूचित जाति में शामिल नहीं कर सकते हो अनुच्छेद 341 के तहत। अनुच्छेद 341 के बारे में, अनुच्छेद 341 के बारे में कि राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर कुछ समूहों को किसी राज्य विशेष या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर कुछ समूहों को किसी राज्य विशेष या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकता है। फिर राज्यों के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी समूह को SC सूची में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में संपूर्ण जाति, मूलवंश, जनजाति या उप समूह शामिल हो सकते हैं। संसद कानून बनाकर अनुसूचित जातियों की सूची में नए समूह को शामिल कर सकती है। संसद कानून बनाकर अनुसूचित जातियों की सूची में नए समूह को शामिल कर सकती है या किसी समूह को सूची से हटा सकती है। संसद किसी भी अनुसूचित जाति को शामिल कर सकती है या हटा सकती है और राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, केवल ऐड कर सकता है। राज्यपाल से परामर्श लेता है राज्यपाल। एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए बात कि जैसे मान लो कोई भी जाति है, वो किसी राज्य विशेष में अगर वो अनुसूचित जाति में, जरूरी नहीं कि वो जाति किसी दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जाति में हो सकता है वो OBC में या जनरल में भी आ सकती हो। तो कोई जाति विशेष बने हो किसी, इसीलिए बोला है यहाँ पे, जो बोला है वो विशेष राज्य विशेष या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति के रूप में नामित कर सकते हैं। समझ गया ना। ये नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर दिया। राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर दिया। प्रेसिडेंट रिटर्न्स बिल पास्ड बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, ये हमेशा चर्चा में बना ही रहता है। इसके पहले केरला राज्य भी करता था कि राष्ट्रपति हमारे विधेयक को पारित नहीं करते हैं। तो ये केंद्र राज्य के मध्य में जो डिस्प्यूट है ये हमेशा चलता रहता है। ये अभी देखो, पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023, पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 को पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख लिया था। पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2023 को पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख लिया था। विधेयक में राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का प्रस्ताव का। हम लोग जैसे जानते हैं कि जो राज्य में विश्वविद्यालय होती, राज्य विश्वविद्यालय, उनके जो कुलपति होते हैं वो राज्यपाल ऑलरेडी हो जाते हैं, है ना।
तो ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो नहीं होने चाहिए, इसमें मुख्यमंत्री होने चाहिए। वहाँ विधानसभा जो है संशोधन कर रही थी। तो राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु अनारक्षित रखना ये राज्यपाल की शक्ति होती है। इसको हम देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल या तो किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देता है या अनुमति को रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। या तो अनुमति दे देगा या अनुमति रोक देगा, या किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। आरक्षित विधेयक का कानून बनना राष्ट्रपति की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्भर करता है। इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाती। अगर राज्यपाल ने किसी एक विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया है तो वहाँ राज्यपाल अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति देगा या नहीं देगा। तो जो ही पंजाब राज्य ने राज्य विश्वविद्यालय के कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को पारित किया, जो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल ने आरक्षित कर लिया और राष्ट्रपति ने उसको पारित नहीं किया। तो यही डिस्प्यूट है। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक के पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटाने का निर्देश देता है तो राज्य विधानमंडल को 6 माह के भीतर इस पर पुनर्विचार करना होगा और इसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। हालांकि इसके बाद भी राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं है। जैसे हम लोग केंद्र के में क्या देखते हैं कि अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस लौटा देता है तो अगर संसद फिर से उसको पारित कर देती है तो राष्ट्रपति के पास फिर शक्ति नहीं रहती को रोक दे, उसको पारित करना पड़ता है। जैसे जो सेंटर में है, स्टेट वाले के केस में ऐसा नहीं है। अगर एक बार लौटा दिया दोबारा भी लौटा सकता है, तिबारा भी लौटा सकता है, तो चौथा बार भी लौटा सकता है। राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की अन्य शक्ति। राज्य के विधेयकों पर राज्यपाल की अन्य शक्तियां कौन है कि जब एक बार जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित हो जाता है तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित 4 विकल्प होते हैं। एक तो वह सहमति दे दे या ऐसा करे को सहमति दे दे, वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है जिससे विधेयक कानून बन जाता है। एक तो असहमति रोक ले, वह विधेयक को स्वीकृति देने से मना कर सकता है जिससे वह विधेयक समाप्त हो जाता है। तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल विधेयक पर या उसके किन्हीं विशेष प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए उसे राज्य विधानसभा या विधानमंडल को वापस कर सकता है। यदि विधेयक को सदन या सदनों द्वारा संशोधित सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन जब राज्यपाल के केस में क्या है कि अगर दोबारा विधानसभा ने उसको पारित कर दिया तो राज्यपाल को उसमें अनुमति देना बाध्यता हो जाएगी। यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। यह विधेयक को जो राज्यपाल है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकता है, उसको तो हम लोगों ने पहले ही जान लिया। इसमें आता है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। राज्यपाल की विधायी शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय क्या है? पंजाब राज्यवाद 2023 में क्या राज्यपाल ने सुनाया कि राज्यपाल किसी विधेयक पर केवल स्वीकृति रोककर विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। अस्वीकृत की स्थिति में उसे विधेयक को फिर से विधानमंडल को भेजना होगा। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 में कि राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति न देने या विधानमंडल को फिर से लौटाते समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इस संबंध में राज्यपाल के लिए मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य होगा। मतलब ये अच्छा टॉपिक, मतलब ये अच्छा है, इसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति न देने या विधानमंडल को फिर से लौटाने समय अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। इस संबंध में राज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है। खनिज पर कर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है? खनिज पर कर लगाने पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है राज्यों को। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8-1 के बहुमत से अपना निर्णय दिया। इस निर्णय में कहा गया
कि राज्यों को खदानों, खनिज वाली भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों को खदानों, खनिज वाली भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज वाली भूमि पर कर लगाने को राज्य विधानमंडलों का अधिकार संसद के खान और खनिज विकास और विनियम कानून 1975 द्वारा सीमित नहीं है। हालांकि 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ में से एक न्यायाधीश ने असहमति वाला फैसला सुनाया। उन्होंने राज्यों को खनिज भूमि पर कर लगाने को अधिकार देने के प्रतिकूल परिणामों के बारे में चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या कहा? तो खनिज अधिकारों पर कर लगाने के अधिकार का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि एंट्री 50 में है। संसद इस विषय पर कानून बनाने के लिए अपनी अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती, रेसिड्यूरी पावर नहीं यूज कर सकती। हालांकि प्रविष्टि 50 में कहा गया है कि संसद खनिज विकास पर कानून बनाकर खनिज पर कर लगाने राज्य के अधिकार को सीमित कर सकती है, लेकिन MMDRA कानून में राज्यों के अधिकार को सीमित करने का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 54 में खनिजों के मामले में केंद्र सरकार की जिस शक्ति का उल्लेख किया गया है वह विनियामक की प्रकृति की है, जिसमें केंद्र को कर लगाने पर अधिकार देना शामिल नहीं है। इसके अलावा सूची 2 यानी राज्य सूची की प्रविष्टि 49 में भूमि शब्द में खनिज वाली भूमि पर शामिल है। इस तरह यह प्रावधान राज्यों को खनिज वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार देता है। कहता है कि जो सेंटर है वो कर लगाने वाले कानून, मतलब जो उसमें प्रविष्टि नंबर कितना 50 था, हाँ 54 था, उसमें जो राज्य सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है। और जो राज्य सूची है 7वीं अनुसूची में, उसमें जो प्रविष्टि नंबर 49 है, इसमें जो भूमि शब्द है वो का प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ है कि राज्य जो है वो उस कर लगा सकती है भूमि पर, खनिज वाली भूमि पर, ये राज्य को अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1989 के फैसले को खारिज कर दिया और माना कि रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और इसकी प्रकृति भी टैक्स जैसी नहीं है। यह MMDR कानून के अंतर्गत नहीं आता। रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है, ये सब बोला। MMDR 1957 कानून के बारे में हम लोग देखते हैं। MMDR यह कानून भारत में खनन क्षेत्र को शासित करता है। यह निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है। जो MMDR है 1957, यह कानून खनन क्षेत्र को शासित करता है, निम्नलिखित प्रकार के लाइसेंस प्रदान करता है। खनिज के प्रारंभिक सर्वेक्षण हेतु परमिट जारी करना, खनिज के जो प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए जो परमिट देना, वो लाइसेंस प्रदान करना, ये MMDR 1957 के तहत आता है। पूर्वेक्षण लाइसेंस खनिज की खोज और खनिज भंडार की पुष्टि के लिए, खनन पट्टा देना खनिज निकालने के लिए, संयुक्त लाइसेंस खनिज की खोज करना और खनिज निकालने दोनों के लिए जो लाइसेंस देने का काम है MMDR कानून 1957 के तहत किया जाता है। फिर MMDR कानून में 2023 में किए गए संशोधन, जो 2023 में MMDR कानून में क्या संशोधन किए गए हैं कि संशोधन के जरिए कानून में गहराई में स्थित खनिजों और महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिजों की खोज के लिए लाइसेंस देने संबंधी प्रावधान जोड़े गए हैं। जिन कार्यों के लिए लाइसेंस दिया जाएगा उसमें खनिज के प्रारंभिक सर्वेक्षण और खनिज भंडार के सटीक अनुमान एवं पुष्टि की कार्य भी शामिल होगा। यह कानून केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और संयुक्त लाइसेंस देने हेतु नीलामी आयोजित करने का अधिकार देता है। नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन खनन पट्टा या संयुक्त लाइसेंस केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। नीलामी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, लेकिन खनन पट्टा या संयुक्त लाइसेंस केवल राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। लिथियम, बेरिलियम और टाइटेनियम जैसे कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। जैसे लिथियम, बेरिलियम और टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम जैसे कुछ खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है। इसको आप ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदेशी विषयक अधिकरण, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, विदेशी विषयक अधिकरण, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले यह व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दिया था। विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दिया था।
तो विदेशी विषयक अधिकरण के बारे में कि स्थापना इसकी क्या हुई थी, यह अर्धन्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है। अधिकार क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरणों के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। विदेशी विषयक अधिकरण के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। भारत में केवल विदेशी विषयक अधिकरण के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर इसको क्या बोलेंगे, एनआरसी में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने भर से वह स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता। यानी कि जो एनआरसी है, एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में अगर किसी व्यक्ति का नाम शामिल हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वो विदेशी नागरिक हो जाएगा। उसके लिए आपको जो विदेशी विषयक अधिकरण है वही किसी व्यक्ति को विदेशी नागरिक घोषित कर सकता है। अगर शक्ति की बात करते हैं तो इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोड की शक्ति है। मतलब जो विदेशी विषयक अधिकरण है उसके पास सिविल कोड की शक्ति अर्ध न्यायिक है। स्थापना और अधिकार के बारे में कहता है राज्यों के पास। अब आता है कि केंद्रीय सूचना आयोग, ये अच्छा टॉपिक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि केंद्रीय सूचना आयोग के पास बेंचों को गठित करने और नियम बनाने की शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो केंद्रीय सूचना आयोग के पास बेंचों को गठित करने और नियम बनाने की शक्ति है। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति की, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को सरकार के पास उपलब्ध साझा करने योग्य सूचना की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। कार्य अगर देखा जाए तो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 तो RTI अधिनियम के बारे में किसी भी नागरिक से शिकायत प्राप्त करना, उनकी जांच करना, द्वितीय अपील का निपटारा करना आदि है। अगर इनके कार्य की बात करें, अगर सदस्य की बात करें तो आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं अगर सदस्य की बात करें तो सूचना आयोग के पास। अगर नियुक्ति की बात करते हैं तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं: प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। अगर हम कार्यकाल की बात करें, जहां प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ इसके पहले 2023 के पहले एक वो हुआ करता था, कौन, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर वो उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति होता था। अगर कार्यकाल की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स की बात करता है। कॉमन सर्विसेज सेंटर्स, स्पेशल पर्पज व्हीकल, कॉमन सर्विस सेंटर्स CSC SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल की स्थापना के 15 वर्ष पूरे हुए। कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल कॉमन सर्विस सेंटर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी रखता है। कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल कॉमन सर्विस सेंटर्स योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कॉमन सर्विस सेंटर्स स्पेशल पर्पज व्हीकल के बारे में, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया है और यह कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए केंद्र के सहयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
विजन की बात करें तो कॉमन सर्विस सेंटर्स को नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों के एक विश्वसनीय और सर्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 CSC 2.0 योजना क्या है? इसे 2015 में शुरू किया गया था। 2000 कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पब्लिक व्हीकल 2015 में शुरू किया गया था। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो देश भर की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना। इसका लक्ष्य एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए सेवा उपलब्ध कराने वाले केंद्रों को जोड़ना है। मुख्य विशेषाधिकार की बात करें तो सेवाओं का मानकीकरण करना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के रूप में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना। कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में हम बात करते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ये 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के 3 स्तंभों में से एक है। कॉमन सर्विस सेंटर 2006 में शुरू की गई राष्ट्रीय ई गवर्नेंस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस प्लान के 3 स्तंभों में से एक है। NEGP ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अन्य 2 स्तंभ में कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक या राष्ट्रीय डेटा केंद्र। राष्ट्रीय डेटा बैंक या राष्ट्रीय डेटा केंद्र, कनेक्टिविटी और कॉमन सर्विस सेंटर। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना में के 3 स्तंभ है, उनमें से पहला है एक कॉमन सर्विस सेंटर ये हो गया, दूसरा कनेक्टिविटी हो गया, तीसरा राष्ट्रीय डेटा बैंक या राष्ट्रीय डेटा केंद्र हो गया। कॉमन सर्विस सेंटर भारत के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र होते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने वाले निकटस्थ केंद्र हैं। ये देश के क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए अखिल भारतीय नेटवर्क है। वाह! कॉमन सर्विस सेंटर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है। सरकार से नागरिक सेवाएं गवर्नमेंट टू कॉमन पीपल, जैसे आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आदि। व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम मोबाइल और DTH रिचार्ज। अगर इसकी वित्तीय सेवाएं की बात करें तो बैंकिंग CSC सेंटर जो बैंकिंग भी प्रदान करते हैं, बैंकिंग, बीमा, पेंशन आदि। अगर कॉमन सर्विस सेंटर्स का महत्व बात करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर का महत्व तो एक तो डिजिटल समावेशन, ये तो खतरनाक टाइप से हुआ। CSC सेंटर में देखने को मिलता है डिजिटल समावेशन कैसे हुआ है। तो कॉमन सर्विस सेंटर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के डिजिटल डिवाइड को कम करते हैं। रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, कॉमन सर्विस सेंटर्स नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने, रोजगार योग्य बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाते हैं। अगर इसके अन्य महत्व की बात करें तो केंद्रीय वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देते हैं, ई-कॉमर्स एकीकरण में मदद करते हैं। केंद्रीय वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय संचालन को बढ़ावा देते हैं और ई-कॉमर्स एकीकरण में मदद करते हैं। अब संपूर्णता अभियान, ये संपूर्णता अभियान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संपूर्णता अभियान के बारे में ये आकांक्षी जिलों के 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक्स में भी 6 प्रमुख संकेतकों के 100% सफलता प्राप्त करने का अभियान है। संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिलों के 6 प्रमुख संकेतकों और आकांक्षी ब्लॉक्स में भी 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सफलता प्राप्त करने का अभियान है। संपूर्णता अभियान जो आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक्स है उसमें जो 6 प्रमुख संकेतकों में 100% सफलता प्राप्त करने का अभियान है। इसमें 3 महीने के लिए शुरू किया गया है। इसे अभी 3 महीने के लिए शुरू किया गया है। ये जिले और ब्लॉक्स क्रम से आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। आकांक्षी जिलों के प्रमुख संकेतकों में निम्नलिखित शामिल है कि वितरित मृदा स्वास्थ्य कार्डों की संख्या, माध्यमिक स्तर पर निरंतर आपूर्ति वाले बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों का प्रतिशत, पूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों का प्रतिशत। आकांक्षी ब्लॉक्स के प्रमुख संकेतकों में कौन कौन से शामिल है, जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप के लिए जांच किए गए व्यक्तियों का प्रतिशत, रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रतिशत। और आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो इसे नीति आयोग के तहत 2018 में शुरू किया गया। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसको नीति आयोग ने 2018 में शुरू किया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम इसे नीति आयोग के तहत 2023 में शुरू किया गया, ध्यान रखना बेटा। तो इसको 2008 में शुरू किया गया था एंड इसे 2023 में शुरू किया गया, लेकिन दोनों को शुरू कौन किया है? नीति आयोग ने। यह देश भर के 112 जिलों में तेजी से और प्रभावी ढंग से बदलाव लाने के लक्ष्य पर केंद्रित है। यह देश भर के 500 ब्लॉक्स जिले में आवश्यक सरकारी सेवाओं की आपूर्ति में संपूर्णता प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। फिर इसमें आता है यह निम्नलिखित 5 विषयों पर ध्यान, देखो जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है वो निम्नलिखित 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा। यह भी निम्नलिखित 5 विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वास्थ्य और पोषण दोनों में सेम है, शिक्षा दोनों में सेम है, कृषि और संबद्ध सेवाएं तो दोनों में से बुनियादी ढांचा तो इसमें बुनियादी ढांचा, इसमें सामाजिक विकास कार्यक्रम, सामाजिक विकास मतलब वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, सामाजिक विकास। विकास के 40 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है, ऐसे विकास के 81 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में विकास के 81 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम में विकास के 40 संकेतकों पर प्रगति को मापा जाता है। अब एक ये त्रुटि सुधार के बारे में, इराटा त्रुटि सुधार। जून 2024 मासिक समसामयिकी की आर्टिकल 1.2 नए राज्यों की मांग में गलती से तेलंगाना की नई, अच्छा जो पिछला वाला हुआ ना, अच्छा ये त्रुटि सुधार दिया करता है कि जून महीना वाली जो मासिक समसामयिकी थी उसमें नए राज्यों की मांग में गलती से तेलंगाना की नई राजधानी लिख दिया गया है। तेलंगाना की नई राजधानी अमरावती का उल्लेख किया गया था, सही जानकारी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। मतलब ये त्रुटि सुधार किया है। चलो बढ़िया, इतना मतलब फोकस किया कहीं ना कहीं। हम लोगों ने पॉलिटी सेक्शन को ख़त्म कर लिया है। जो अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इसको, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, नेक्स्ट वीडियो से इंटरनेशनल रिलेशन। लोग इसको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जो विजन IAS का हम लोग जो मंथली मैगजीन कर रहे थे, विजन IAS का जो मंथली मैगजीन कर रहे थे उसमें हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं देखें तो ये जुलाई महीना की मंथली मैगजीन हम लोगों ने राज्य व्यवस्था एवं शासन पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे। तो इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये पूरा त्रुटि सुधार तक पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा विशेष पैकेज, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा, केंद्रीय अन्वेषण, ये हो गया। केंद्रीय संविधान मतलब भारत और फ्रांस का संविधान, भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव, संक्षिप्त सुर्खियाँ, कैबिनेट समितियाँ, संवैधानिक नैतिकता, नीति आयोग का पुनर्गठन, अनुच्छेद 341, राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक ये वाला हो गया। खनिज पर कर लगाने की राज्य की शक्ति जो है, विदेशी विषयक अधिकरण और केंद्रीय सूचना आयोग, कॉमन सर्विस सेंटर, संपूर्णता अभियान, त्रुटि सुधार हम लोगों ने सारा का सारा कंप्लीट कर लिया है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो जिन लोगों को भी इसकी PDF चाहिए वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी PDF आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं एक बार खुद से, और 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो फिल्म बेस पे हैं और कुछ चीज़ें जो मेंस बेस पे रहती हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का जो टॉपिक होते हैं उनको बताता चलूँगा कि प्रीलिम्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो आप बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।